नमस्कार। आज मैं वर्ग 6 पाठ 18 शेर शाह का मकबरा जो यात्रा वृत्तांत है उसको लेकर के आई हूँ। सबसे पहले हम शब्दार्थ को देख लेते हैं। शब्दार्थ मकबरा मतलब वह कब्र जिस पर इमारत या गुंबद हो। जागीर मतलब पुरस्कार स्वरूप राजाओं महाराजाओं के द्वारा दी गई जमीन। दफन मतलब जमीन में मृत शरीर को गाड़ना। ऐतिहासिक धरोहर मतलब इतिहास संबंधी अमानत। उत्सुकता मतलब प्रबल इच्छा। उसके बाद है पाठ से प्रश्न अभ्यास। पाठ से शेर शाह ने जनहित के लिए कौन कौन से कार्य किए। तो शेर शाह ने जनहित के लिए सड़कें बनवाई, सड़कों के किनारे यात्रियों को ठहरने के लिए जगह जगह सराय बनवाए, जगह जगह कुएं खुदवाए, सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाए। उन्होंने डाक और संचार की व्यवस्था में सुधार किया। राजस्व व लगान की व्यवस्था में उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए जिससे किसानों को लाभ हुआ। कोलकाता से पेशावर तक जाने वाला ग्रेट ट्रंक रोड को भी शेर शाह ने ही बनवाया था। उसके बाद दूसरा प्रश्न है शेर शाह के मकबरे की क्या विशेषता है। शेर शाह के मकबरे की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सुंदरता है। यह मकबरा भवन एक ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बनाया गया है। इसका गुंबद ताजमहल के गुंबद से 13 फुट बड़ा और इसकी ऊंचाई 45 मीटर है। यह मकबरा अफगान शैली का बेहतरीन नमूना है। उसके बाद है शेर शाह का बिहार से क्या संबंध है। शेर शाह के पिता हसन खां सूरी बिहार के एक बड़े जागीरदार थे, इसलिए शेर शाह का बचपन सासाराम में बीता जो बिहार में है। इनकी सेना में बिहार के बहुत सिपाही थे। इन्हीं सेना के साथ शेर शाह ने मुगल बादशाह को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया और सूरी वंश की स्थापना की। हुमायूं को शेर शाह ने हरा करके और उसके बाद अपना सूरी वंश की स्थापना की। चलिए ये तो हो गया पाठ से। और उसके बाद का प्रश्न इसमें मैं बताऊंगी। स्तंभ स्तंभ ख से मिलान कीजिए। क क्या है। शेर शाह का जन्म कब हुआ था। तो 1472 में हुआ था। शेर शाह के पिता कौन थे। हसन खां सूरी। कन्नौज में हुमायूं से युद्ध कब हुआ था। 1540 में। शेर शाह की मृत्यु कब हुई थी। 1545 में। शेर शाह का पुत्र कौन था। इस्लाम शाह सूरी। उसके बाद है रिक्त स्थानों को भरिए। ग्रैंड ट्रंक रोड कोलकाता से पेशावर तक जाती है। यहाँ कोलकाता भरा जाएगा और यहाँ पेशावर। हुमायूं से युद्ध के समय शेर शाह की उम्र डैश थी। कितनी थी। 68 थी। शेर शाह का मकबरा कहाँ है। सासाराम में है। शेर शाह का बचपन का नाम डैश था। फरीद खां था। यह मकबरा डैश शैली का बेहतरीन नमूना है। किस शैली का नमूना है। स्थापत्य इसका बेहतरीन नमूना है। इसके बाद है पाठ से आगे। चलिए इसमें देखते हैं पाठ से आगे क्या है। अगर आपको कहीं का राजा बना दिया जाए तो आप आम जनता के लिए क्या करना चाहेंगे। देखिए अभी तो जनतंत्र है, तो जनतंत्र में राजा का कोई स्थान नहीं है। सभी अपने विवेक से काम करते हैं, मिलजुल कर लोग काम करते हैं, जनता के हित में जो काम करते हैं। लेकिन फिर भी यदि हमें कहीं का राजा बना दिया जाए तो हम जन कल्याण का कार्य करेंगे जिसमें सबको समानता और बराबरी का दर्जा मिले। परंतु ये लोकतंत्र है और इसमें राजा बनना संभव नहीं है। फिर दूसरा है केवल 5 वर्षों के शासनकाल में शेर शाह ने बहुत सारे कार्य किए। कैसे सोच कर बताइए। तो सिर्फ 5 वर्षों के शासनकाल में शेर शाह ने बहुत सारे कार्य किए क्योंकि उनमें कार्य करने की क्षमता, लगन, साहस,
ये तीनों भरे हुए थे, इसलिए उन्होंने 5 साल में ही बहुत सारे कार्य कर दिए। उसके बाद है अधिक उम्र होने के बावजूद शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया। सोचिए वह ऐसा कैसे कर पाया। अधिक उम्र होने के बावजूद शेर शाह के अंदर साहस कूट कूट कर भरा था, उनके अंदर हिम्मत थी तथा वे रण कौशल में पूर्णतः सक्षम थे, अतः हुमायूं की सेना को भी उन्होंने पराजित कर दिया। उसके बाद है चौथा, ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित रखने के लिए आप क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे। तो ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित रखने के लिए हमारा कर्तव्य है कि इन इमारतों पर अपना नाम उकेर कर इसका सौंदर्य नष्ट नहीं किया जाए। कहीं भी जाते हैं हम लोग देखने के लिए, घूमने के लिए, और उन पे अपने नाम को उकेरने लगते हैं, तो ये न किया जाए। इनके दरारों गुंबजों की नियमित देखभाल कर मरम्मत किया जाता रहे, और इसकी नियमित देखभाल से ये जल्दी खराब नहीं होंगे। प्रदूषण नहीं फैलाया जाए। ये थोड़े उपाय हैं जिनको करने से हमारे जो ऐतिहासिक हैं धरोहर हैं वो सुरक्षित रह सकते हैं। उसके बाद है व्याकरण। व्याकरण में क्या है, निम्नलिखित संज्ञाओं के प्रकार बताइए। तो कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके संज्ञा के प्रकार बताना है कि उनकी क्या संज्ञा है। तो संज्ञा मैंने पहले ही बताया है। देखिए इसमें पहला क्या है, बादशाह, ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे चित्रकार, गाय, आईना, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। इसी तरह क्या हो गया, बादशाह जो है वो जातिवाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद है हुमायूं। हुमायूं क्या हो गया, हुमायूं व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कृष्णदेव राय है, तेनालीराम है, उसी तरह हुमायूं है। तो ये जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। उसके बाद है सेना। सेना कौन सा है, तो सेना है समूहवाचक। जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूह कहते हैं। जैसे लोग, वर्ग, मेला, सेना, ये सब क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद है बुढ़ापा। बुढ़ापा है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से वस्तु के गुण धर्म का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी, कंजूसी, बुढ़ापा, बचपन, जवानी, ये सब क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। उसी तरह पानी। पानी है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है। तो पानी क्या है, दूध है, चीनी है, ये नाप तौल वाली चीज़ जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। उसी तरह बचपन है, तो जैसे मैंने बताया कि बुढ़ापा, बचपन, ये सब भाववाचक संज्ञा है। बच्चे जो हैं वो समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा अभी मैंने बताया कि सेना, बच्चे, लोग, वर्ग, मेला, ये सब समूहवाचक संज्ञा होते हैं। उसके बाद है बस। बस क्या है, जातिवाचक। सबसे पहले मैंने बताया जिन संज्ञाओं को से एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध होता है उसको क्या कहा जाता है, जातिवाचक संज्ञा। तो जैसे अब मान लो चित्रकार हो गया, गाय हो गई, तो ये जातिवाचक हो गया। उसी तरह सड़क भी जो है वो एक जाति का बोध कराता है। सड़क चाहे चौड़ा हो, पतला हो, सड़क को सड़क ही बोला जाता है। एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध होता है, तो ये हो गया। उसके बाद है ताजमहल। ये कौन सा संज्ञा है, स्थानवाचक संज्ञा है। ताजमहल जो है वो क्या है, स्थानवाचक संज्ञा है। उसके बाद है निम्नलिखित सर्वनामों के प्रकार बताइए। क्या है उसके बाद, निम्नलिखित सर्वनाम के प्रकार बताइए। तो सर्वनाम क्या है, यह। मैं सर्वनाम आप लोग को बता रही हूँ। देखिए सर्वनाम जो होते हैं वो 6 होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या है, यह, तो ये निश्चयवाचक हुआ। कैसे हुआ, जिन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति
या वस्तु की ओर संकेत के लिए किया जाए वे निश्चयवाचक कहलाते हैं। तो ये संकेत के लिए है। सभी पुरुषवाचक सर्वनाम। जो शब्द बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, तो ये क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे इसमें कौन कौन सा पुरुष हो गया? पुरुषवाचक हो गया तुमने, फिर कौन हो गया? सभी। ठीक है। अब देखिए क्या है, इतने। इतने हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों के प्रयोग से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसको क्या कहा जाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई, कुछ। तो इसमें कौन कौन अनिश्चयवाचक हैं? जैसे इतने, कुछ। और भी कोई है? नहीं, और कोई नहीं है। चलिए, ये हो गया। इसके बाद आता है अपने आप। ये हो गया निजवाचक। जिन शब्दों का प्रयोग करता अपने लिए करता हो, खुद के लिए करता हो, उसे निजवाचक। जैसे स्वयं, अपना, आप ही। तो निजवाचक इस पे कौन कौन है? सिर्फ अपने आप है। ठीक है। उसके बाद है जैसे जैसे। ये है संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का संबंध जोड़ा जाता है, जैसे जो, से, जिसने, जैसा, तैसा। तो ये संबंधवाचक होगा। उसके बाद है कौन। कौन हो गया प्रश्नवाचक। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग शब्दों के प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कौन, क्या, ये क्या होता है? प्रश्नवाचक होता है। तो इसमें कौन है। उसके बाद है कहाँ, कब, ये भी प्रश्नवाचक है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो पाठ है, जो सर्वनाम है, वो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसके आगे के मैं बताती हूँ। इसके बाद है तीसरा, शब्द समूहों को व्यवस्थित कर वाक्य पूरा कीजिए। अब देखिए, अलग अलग शब्द है, उसी को व्यवस्थित करके इसमें करना है। एक, अब सड़क बस बहुत गई आप पर चौड़ी। इसका कुछ अर्थ निकल रहा है, तो इसके व्यवस्थित करके हम लोग ऐसा वाक्य बनाएंगे जिसका अर्थ निकले। बस अब एक बहुत चौड़ी सड़क पर आ गई। अब दूसरा क्या है? जाए सीट अपनी सीट लेकर बैठ जाए। थे ढाई चुकी अब 2:30 बज चुके थे। सभी खाया साथ एक खाना ने। सभी ने एक साथ खाना खाया। यह ऊंचा होगा मकबरा कितना। यह मकबरा कितना ऊंचा होगा। उसके बाद है चौथा, पर्यायवाची शब्द लिखिए। मैंने कितनी बार पर्यायवाची शब्द के लिए आप लोगों को बताया है कि भले ही शब्द अलग अलग होते हैं, लेकिन उनके अर्थ जो होते हैं वो एक ही होते हैं। अलग अलग शब्दों के उसका पर्यायवाची बोला जाता है। जैसे पुत्र का बेटा, वृक्ष का तरु या तरुवर, विद्यालय का स्कूल, शिक्षक का अध्यापक, सराय का धर्मशाला। उसके बाद है प्रत्येक पंक्ति में एक शब्द बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता, उस शब्द पर गोला लगाइए। तो यहाँ है कोलकाता, पेशावर, कन्नौज, सिपाही। तो यहाँ पे तो सब शहरों के नाम हैं और यहाँ पे क्या है, ये सिपाही अलग हो जा रहा है, तो इस पे हम लोग गोला लगाएंगे। शेरशाह, हुमायूं, बाबर, प्रधानाध्यापक। तो इसमें प्रधानाध्यापक अलग हैं क्योंकि ये लोग तो शासक हैं और प्रधानाध्यापक एक अलग हो जा रहा है। इसी तरह है मकबरा, ड्राइवर, खलासी, कंडक्टर। तो ये तो एक ही जगह से आ रहे हैं, लेकिन ये एक मकबरा जो है वो अलग हो जा रहा है, तो इसलिए हम लोग इस पर चिन्ह लगाएंगे। फिर है झील, सरकार, नदी, समुद्र। तो ये जो है तीन चीज़ें जो हैं, झील, नदी, समुद्र, वो जल से लेकर के है, लेकिन सरकार जो है वो अलग से है, इसलिए हम इस सरकार पर घेरा लगाएंगे। तो ये था आप लोग का पाठ। ये पाठ थोड़ा लंबा था, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। इसको बनाइए और इसके अगले पाठ को मैं फिर वीडियो अपलोड करते रहूँगी। धन्यवाद।